और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, आज के वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। आज के 3 सवाल। पहला सवाल, गेमिंग एडिक्शन के बाद बच्चों के लिए ये कितना घातक साबित हो सकती है। ये है हमारा पहला सवाल, जो दरअसल बुनियादी सवाल है आज का, कि गेमिंग का जो एडिक्शन है वो कितना खतरनाक है बच्चों के लिए। दूसरा सवाल, क्या ऑनलाइन गेमिंग पर किसी तरह की कोई नियम, कोई रेस्ट्रिक्शंस आने चाहिए। हमने देखा है कि कुछ देशों में इस तरह के नियम हैं, खासतौर से चीन ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए तो हफ्ते में कुछ दिन और घंटे निर्धारित किए हैं। तो क्या इसी तरह के कुछ रूल्स हमारे यहाँ भी आने चाहिए या फिर कोई और उपाय है। और तीसरा आज का सवाल, गेमिंग एडिक्शन के लिए पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं। हम अक्सर बच्चे पर सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन जो परिवार का जो माहौल है, क्या उस माहौल के बाद ही बच्चा धीरे धीरे गेमिंग के एडिक्शन का शिकार हो रहा है। इस पर भी करेंगे बात। तमाम पहलुओं पर इस मुद्दे के बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे आज करा दें। हमारे साथ निराली भाटिया जुड़ चुकी हैं, जो कि जानी मानी साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं। निराली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अभिषेक भटनागर, जो कि एक टेक एक्सपर्ट हैं। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निराली, मैं आप ही की चर्चा की शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूँगा। मुंबई का केस हो, पिछली बार भी हमने छतरपुर ज़िले का एक 6ठी क्लास का जब बच्चा जब उसने मौत को गले लगा लिया था, और एक हमें याद है एक बहुत ही सुसाइड नोट, बड़ा दिल दहलाने देने वाला था कि मेरे उसमें पैसे लग गए थे, वो मदर के खाते से उसके पैसे चले गए थे, और उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं सूझा और उसने मौत को गले लगा लिया। ये कहानियाँ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। किसको आप जिम्मेदार मानती हैं बच्चे के इस ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन के लिए। थैंक यू दीपक जी। ये जो हम कहानियां सुन रहे हैं, ये जो बच्चों का बिहेवियर हम देख रहे हैं, जो एक्सट्रीम बिहेवियर होता जा रहा है, इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं हो सकता है। गेम एक जरिया है, एक माध्यम है। एडिक्शन ये ऐसी चीज है जो अलग अलग चीजों की भी हो सकती है, तो उसमें गेम ये एक जरिया है। एंड बच्चे गेम की तरफ आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि वो एज वाइज उन्हें वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, उन्हें वहां से अचीवमेंट्स मिलते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ गेम अकेला जिम्मेदार हो, ये सही नहीं है। यस, थोड़ा बहुत बच्चे की पर्सनैलिटी, दूसरे उसकी लाइफ में क्या प्रेशर्स हैं, कहाँ पे कोई इमोशनल डिस्ट्रेस अगर है, तो ये बहुत सारे पहलू होते हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्सट्रीम स्टेप लेने पर क्यों मजबूर हुआ बच्चा। तो अकेला गेम इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट कितना है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का, पीयर्स का, फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कोई और किस्म के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में, क्या पढ़ाई का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, या टू प्रूव कि आई एम गुड इनफ। ये हम आज बहुत देख रहे हैं। सोशल मीडिया ने इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, दैट एवरी चाइल्ड में ये एक नेसेसिटी हो गई है कि मुझ में भी कुछ एक अलग स्किल हो विच मेक्स मी गुड इनफ, जो मैं शोकेस कर सकूं ऑनलाइन। तो बहुत सारे टाइप्स के प्रेशर होते हैं जो इन बच्चों को डिपेंडेंसी की तरफ ले जाते हैं कि उन प्रेशर से बचने के लिए मुझे कोई एक चीज ऐसी करनी है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट्स हाउ दे गेट अट्रैक्टेड टू गेम्स। बिल्कुल, आप इसके आगे की कहानी भी उस पर भी बात हमें करना जरूरी होगा। लेकिन देखिए, एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग का जो चलन है, अब उसे एज अ बिजनेस अगर हम देखें, अभिषेक, मैं सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। एज अ बिजनेस देखें तो ई स्पोर्ट्स एज एन इकोसिस्टम बहुत अच्छे तरीके से उभर रहा है। कारोबार के लिहाज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे तो अगली पीढ़ी के मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन भी माना जा रहा है। लेकिन हमें कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। खास तौर से अगर मैं ऑनलाइन गेमिंग बनाने वाला एक व्यक्ति हूं, एक कारोबारी हूं, मुझे कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी, तभी जाकर एज ए इकोसिस्टम हम आगे बढ़ पाएंगे, बच्चों को सुरक्षित भी रख पाएंगे और कारोबारी लिहाज से भी आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो वो बैलेंस बने कैसे? जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इन गेमिंग कंपनीज को अपनी तरफ से कुछ ऐसे और कड़े नियम जो है लेके आने होंगे, जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में जाए और
गेमिंग को कम से कम किया जाए। जैसे कि आपने खुद यहां पे बताया कि चाइना में कुछ दिन निर्धारित हैं, पब्लिक हॉलिडेज या सैटरडे संडे को ही 18 ईयर से नीचे के जो बच्चे लोग हैं वो गेम खेल सकते हैं, वो भी शायद 1-1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं काफी कड़े नियम हैं और वहां पे वो फोन के कैमरे को भी यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि गेमिंग करते समय क्या आप ज्यादा देर तक गेमिंग कर रहे हैं, क्या कोई अडल्ट गेम खेल रहा है या फिर कोई किड गेम खेल रहा है। यहां पे हमने देखा है कि बीजीएमआई जो कि एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसे पहले पबजी के नाम से जाना जाता था, वहां पे उन्होंने ऐसे रूल्स लेके आए हैं जिसके अंदर उनको अगर कोई गेम खेल रहा है जो 18 ईयर से बिलो है तो उनको ओटीपी जो है देना पड़ता है अपने पेरेंट्स के फोन नंबर का। और ऐसे में उन लोगों ने, जो बच्चे लोग हैं, उन्होंने उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लिया है। उसमें वो अलग अलग फोन नंबर दे देते हैं और ओटीपी लेना बहुत ही आसान है, किसी भी और नंबर पे उसको मंगा के और उसके बाद गेमिंग कंटिन्यू कर सकते हैं वो। तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कड़े नियम यहां पे लाने होंगे और इसमें इवन मुझे लगता है भारत सरकार को अपनी तरफ से कुछ ऐसे नए पॉलिसीज लेके आना चाहिए जो कि इन गेमिंग कंपनीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि अगर ये गेमिंग ज्यादा करेंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट हो जाते हैं, अपने दोस्तों से कट हो जाते हैं, जो फिजिकल गेम्स हैं उसमें इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है और उनकी मेंटल हेल्थ पे तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इवन पेरेंट्स को भी एक समय पे लगने लगता है कि भाई हमारा बच्चा जो है हमारे हाथों से निकल रहा है। और ये सब चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए अच्छे कड़े कानून जरूरी हैं, इस इंडस्ट्री पे लगने चाहिए। ये इंडस्ट्री अभी नहीं है, आगे जाके ये और बड़ी होगी और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इंटरनेट की वजह से ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है और फिर वो गेमिंग करते हैं हो जाता है। लेकिन कहीं ये हमारी जनरेशन पे एक बहुत ही गलत असर डाल रहा है जिसको एक कंट्रोल तरीके से ग्रो करना होगा, लेकिन ऐसे नियम होंगे जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो और कहीं ना कहीं वो सोशली अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से कट ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें अगर होंगी तो वही बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल यही है, उस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं। वो पक्ष जो जिम्मेदारी का पक्ष है हम उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता पर हर कोई अब जोर दे रहा है। और एज अ बिजनेस चैनल, जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एज अ इंडस्ट्री उभरे, ये हर कोई चाहता है। इनफैक्ट सरकार ने तो एवीजीसी प्रमोशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। एवीजीसी का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, तो कहीं ना कहीं ये इसी में आता है। तो इसके लिए तो बाकायदा टास्क फोर्स है कि आप कैसे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़े। इसके लिए ये अनुमान भी लगाया जाता है कि 2025 तक तो शानदार 11 बिलियन का इसका मार्केट हो जाएगा, अभी 3 बिलियन के आसपास है। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एवेन्यूज हैं, इसमें रोजगार पनपेगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। लेकिन हमारा देश का भविष्य, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे इसकी जद में आके कहीं उनके मेंटल लेवल पर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं हो रहा उनकी जिंदगियों पर, यह देखना भी जरूरी होगा। निराली, एज अ पेरेंट क्या करना होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा अगर कोई ऑनलाइन गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है तो पेरेंट्स कई बार खुश भी होते हैं। अच्छा, आजकल का जमाना ये है कि आप मोबाइल फोन बहुत ज्यादा दूर रख नहीं सकते हैं बच्चे से, आपको देना ही पड़ेगा उसको फोन एज ए टेक्नोलॉजिकल टूल या एज ए एजुकेशनल टूल, उसको देना ही पड़ेगा बच्चे को हाथ में। तो फिर क्या ध्यान में रखे माँ बाप कि बच्चे पर विपरीत असर ना पड़े? जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी अभी हमारे लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा बन गया है, तो उससे तो दूर हम रह नहीं सकते। एंड हम डिजिटल एरा में हैं और बच्चे भी डिजिटल एरा में हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। जब हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम उसी तरह समझे जैसे अगर हम बच्चे को ड्राइविंग सिखाने वाले, हम उसे ऑटोमोबाइल से इंट्रोड्यूस करने वाले, तो हम उसे कैसे एडुकेट करते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है। सो इसी तरह साइबर वर्ल्ड के या ऑनलाइन गेमिंग के भी कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। ओवरऑल इंटरनेट यूसेज के जो हाइजीन जो फॉलो करी जानी चाहिए, इन सब का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स डिजिटल पेरेंटिंग। जो पेरेंटिंग हमारे बचपन में यूजफुल थी या बहुत ही प्रोडक्टिव एंड प्रैक्टिकल रहती थी, वो अभी शायद उसी तरह नहीं अच्छे से चल पाए एंड इट इज टाइम टू मूव ऑन। डिजिटल पेरेंटिंग में वी हैव टू एक्नॉलेज कि हमारे गैजेट्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंटरनेट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। इसके इर्द गिर्द हम कैसे अपना रिलेशनशिप एंड अपने बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का ध्यान रख सके।
तो प्रॉपर स्क्रीन टाइम रूल्स होने चाहिए, बेड टाइम रूल्स होने चाहिए विथ डिवाइसेस एंड गैजेट्स, एंड ये सारी चीजें साथ बैठ के डिसाइड इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चा रिजेंट करेगा, वो शॉर्टकट्स डालेगा वगैरह। बट ओवरऑल एज अ रूल ऑफ डिजिटल पेरेंटिंग, बी यू डोंट हैव टू बी, मतलब आपने डिजिटली savvy होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिजिटली अवेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत कॉमनली पेरेंट्स हमें बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं मेरा बच्चा मोबाइल पे क्या करता है, एग्जैक्टली। एंड द की इज ओवर हियर दैट आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। तो उतना एक एफर्ट टू गेट इन टू दैट डिजिटल वर्ल्ड बहुत जरूरी है। एंड हर डिजिटल इंटरैक्शन का एक फिजिकल एनवायरनमेंट में रिएक्शन होता है। सो बीइंग इन्वॉल्व पेरेंट, ऑब्जर्वेंट पेरेंट, विजिलेंट पेरेंटिंग, ये आर द की फीचर्स ऑफ डिजिटल पेरेंटिंग। तो इसकी तरफ मूव करेंगे तो एज ए पेरेंट वी कैन गाइड एंड चैनलाइज आवर स्टूडेंट्स एंड आई मीन आवर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर माँ बाप को तो पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा उनका फोन इस्तेमाल कर रहा है, या जो अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो किस कॉज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है उसमें, ये बच्चों को मालूम नहीं होता है। कई बार तो बच्चे को शांत करने के लिए या उसको एंगेज रखने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी छूटी, आप इससे यूट्यूब पे गाना सुन लो या अपना टाइम पास करो। बट उसके बाद बच्चा उसके हाथ में आने के बाद क्या कर रहा है, और देखिए ये सिर्फ एक पहलू उसका है। दूसरा पहलू तो अभी साइबर बुलिंग का है, जिस पे कोई बात नहीं करता है। जब अनफॉर्चुनेट इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं अभिषेक, जिसमें बच्चे की सुसाइड से मौत हो जाती है, तब कान जरूर खड़े होते हैं। लेकिन बुलिंग तो रोज हो रही है, साइबर बुलिंग रोज हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड्स रोज हो रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को जरिया फ्रॉडस्टर्स बना रहे हैं। ये कोई नहीं देखता। अभी मैं गेमिंग एंड साइबर क्राइम रिपोर्ट देख रहा था 2021 की। हर 4 में से 3 बच्चों के साथ कभी ना कभी साइबर अटैक हुआ है, वो साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं। इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। अभिषेक के पास में आऊंगा और यह समझने की कोशिश करेंगे कि साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड्स और बच्चों के खिलाफ जो ऑनलाइन अपराध इन ऑनलाइन गेम्स के जरिए हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। दिल को दुखाने वाले कुछ वाकये सामने आए हैं जिसमें बच्चों की जानें चली गई सुसाइड के बाद, इसलिए इस पर बात करना आवश्यक है। अभिषेक, मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था, और एक अगर बच्चे अगर हमारा ये शो देख रहे हैं, निराली मैं आऊँगा आपके पास भी, लेकिन ये फ्रीमियम के चक्कर में बच्चे ना पड़े। देखिए हम बहुत हिदायत एक तरह से बच्चों को और पेरेंट्स को दे रहे हैं। आजकल जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, उन्होंने ये फ्रीमियम का ना पूरा का पूरा एक जाल बिछाया हुआ है। फ्रीमियम क्या है? ये आपको गेम्स में आने के लिए ऑफर करेंगे, कहेंगे कि ये गेम पूरी तरह से फ्री है, बस आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर इसमें दर्ज कर दीजिए। और इसके बाद ये लालच देते हैं आपको कि अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये लत ऐसी है कि कहीं ना कहीं बच्चा इसको अपनी जीत से जोड़ लेता है, और फिर जीत जाने के लिए फिर वो सब्सक्रिप्शन भी ले लेता है। आपको बताएं कि 2018 में, आज से 4 साल पहले, $61 बिलियन का कारोबार किया है ऐसी कंपनियों ने, फ्रीमियम कंपनियों ने। तो इसलिए इन कंपनीज के झांसे में आने से बच्चों को बचना। एक हिदायत के तौर पर मैं ये सिर्फ बात कह रहा हूं, लेकिन उसके दूसरे खतरे भी हैं। अभिषेक, हमें समझना होगा कि ये गेम है, ये जिंदगी नहीं है, और इसमें हार जीत का फैसला हमारी जिंदगी पर हावी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जो भी गेम बच्चा खेल रहा है, पेरेंट्स को पूरी तरह से अवेयर होना होगा कि भाई वो गेम के अंदर वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। आजकल इस तरह की एप्लीकेशन आती हैं जो कि एक तरह की लॉगिंग करने देगी आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। साथ साथ गेम खेलने के बाद अगर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे से बात भी करते हैं कि उसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ वहां पे, तो उससे भी उन्हें बहुत सी जानकारी मिलेगी। और जो कि आपने यहाँ पे बात करी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसी से ये गेमिंग कंपनी जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाती हैं। क्योंकि इन गेमिंग कंपनीज में जो एप्स के अंदर आप गेमिंग करते हैं, वो गेमिंग तो सब फ्री होती है, लेकिन जब आप उस दुनिया में जुड़ जाते हैं, जब आप उसको काफी समय तक खेलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको दिखता है कि कुछ प्लेयर्स आपके जैसे नहीं है। उनके पास एक अलग सी फैंसी सी यूनिफॉर्म है, उनके पास एक फैंसी वाली गन है, और इन सब चीजों को अगर आप गेमिंग से अचीव करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो पैसा खर्च करके भी उसी तरह की कॉस्ट्यूम, उसी तरह की गन जो है आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
पैसे खर्च करने पर, एक क्रेडिट कार्ड को जोड़ने पर आती हैं और इन्हीं सब चीजों से ये गेमिंग कंपनीज काफी बड़ा पैसा कमाती हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब इन गेम्स को खेलते हैं तो उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो चाहते हैं कि कोई भी और गेमर जब उनको देखे तो वो एक बहुत ही अलग तरह के, एक सोफिस्टिकेटेड, एक हाई एंड गेमर लगने चाहिए, और उसके लिए वो इन सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं। अब ऐसे में ये बच्चे लोग, इनके पास खुद के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो ऐसे में ये पेरेंट का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उस केस में कई बार बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पे जो है खो देते हैं। और इस तरह की खबरें हमने पहले भी सुनी हैं। यहां इंडिया में भी इस तरह का केस हुआ था जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास पेरेंट का जो है एक बच्चे ने इन गेमिंग कंपनीज के हवाले कर दिया था, और वो भी अनजाने में, एक तरह से गलती उससे हुई। लेकिन इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं ये आगाह करती हैं कि हमें इन गेम्स को और भी ज्यादा समझने की जरूरत है इससे पहले कि बच्चे इन गेम्स को खेलें, ताकि हमें पता रहे कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें या हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है, और उन सब चीजों को होने से पहले ही बचाया जा सके। बिल्कुल। निराली, चूंकि आप साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को अब अगर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पता है, अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, तो जैसा मैं कह रहा था कि माँ बाप भी बड़ा खुश होते हैं, अरे हमारा बच्चा तो स्मार्ट बच्चा है, उसे सब कुछ पता है। और अगर आपके बच्चे को थोड़ा कम पता है, वो स्टडीज पे ज्यादा ध्यान लगा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं माँ बाप को भी लगता है हमारे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, दूसरे बच्चे को तो सारी चीजें पता है। तो बच्चे को एक तरह से ये थोप देना कि उसे सब कुछ आए और फिर उससे ये एक्सपेक्ट भी करना कि वो इनसे बचा भी रहे, थोड़ा सा ये मुश्किल भी होगा। जितना ज्यादा बच्चा इस वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में जान रहा है या उसमें घुस रहा है, उसे अवेयर करना, उसके खतरों से आगाह करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी। एब्सोल्युटली। जब तक हमारे पास कड़े नियम नहीं है, कड़ा कानून नहीं है, प्रॉपर प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग नहीं है, अवेयरनेस, ये एक ही हमारी ढाल है। एंड इस पे कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम संस्था चलाती हूँ जो कि एंटी साइबर बुलिंग संस्था है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और टीनेजर्स हमें लिखते हैं कि उनके साथ कैसे कैसे टाइप की बुलिंग होती है। इनफैक्ट हमने हाल ही में रिपोर्ट प्रेजेंट किया था, उसमें नंबर है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पे कितनी बुलिंग हो रही है। एंड हमारे पास ऐसे बहुत से विक्टिम्स आए हैं जो सबसे पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, मैं आपसे इसलिए मदद मांग रहा हूँ। तो ये जो गैप है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताना, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका यही रहता है कि वो नहीं समझते हैं, वो हमारा डिवाइस ले लेंगे, वो हमारी गेम बंद कर देंगे। बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि 2 साल पैंडेमिक के, और ये एक तरह से थ्रेट्स हैं, और ये थ्रेट्स हैं, और ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं, और इनके बारे में अवेयरनेस अगर नहीं होगी एक बच्चे को लगता है कि ये गेम का ही पार्ट है, कि कोई उसे थ्रेट्स दे रहा है, साइबर बुलिंग उसके साथ हो रही है, उसे लगता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में सब ये आम है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ गलत कुछ हो रहा है तो उसको, बच्चे को ये बताना आवश्यक है कि गलत का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में आपको अपने माँ बाप को और सोसाइटी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। साइबर बुलिंग हमने आपको बता दिया, प्राइवेसी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो जाती हैं वो अलग, वेबकैम वरीज अलग हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, हिडन फीस, ये बहुत बड़ी इशू है, हिडन फीस जिसका जिक्र भी किया हमने। इन सब से बचना है और बच्चे को भी बचाना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बारे में थोड़ी सी जागरूकता और बढ़े। कानून कड़े हों या सख्त हों वो एक अपनी जगह है, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ती रहे ताकि एक इकोसिस्टम पैदा हो, ऑनलाइन गेमिंग्स और सुरक्षा बच्चों की एक बैलेंस बना रहे। इसी की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भटनागर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। निराली भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। इजाजत दें और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।